हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.1 के इस भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की संख्या 8 है और जिनके पास नई बुक है उन्हें पता होगा कि चैप्टर 3 जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं, 3.1 और 3.2। तो मैं दोनों एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि ये चैप्टर जो है आप लोगों का समाप्त हो जाए। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है? दो चरों की हो रही है, अर्थात हमें दो चर मिलने ही मिलने हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया है 2x प्लस 3y, दो चर है ना, यहाँ एक x हो गया और एक y, तो दो चर हो गए। और क्या है? रैखिक समीकरण की बात हो रही है। रैखिक समीकरण मतलब इनका जो अधिकतम घात होगा वो क्या होगा? एक। इस पे भी देखिए घात एक ही है और इस पे भी घात कितनी है? एक ही है। हम चरों की बात कर रहे हैं ना, तो चरों की घात ही देखेंगे। तो यही है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें वो ऐसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो दो चर होंगे और एक क्या होगा कि उन पे घात कितनी होगी? एक होगी। तो इसलिए ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और समीकरण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बराबर करके भी कुछ दिया होता है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अब यहाँ जो दिया है 2x प्लस 3y, तो ये इनका मानक रूप है। तो मानक रूप में इसे दर्शाना है और हमें a, b और c के मान भी बताने। तो इसे इस रूप में लिख लेते हैं 2x प्लस 3y, इसे इधर लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। अब इससे इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 2, b बराबर 3 और c बराबर कितना मिल जाएगा? -5। हम चिन्ह सहित लिखते हैं इसे, ठीक है। सेम यहाँ भी हमें करना है भाई। x को यहीं रहने देते हैं, -5 को इधर लाते हैं तो +5 और -3y को इधर लाते हैं तो +3y को इधर लाते हैं तो -3y इज इक्वल टू 0। अब ऐसे -3y को चाहे तो इसके साथ लिख सकते हैं, x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? x का गुणांक क्या है? 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। b y के साथ जो है उसका गुणांक क्या है? -3 है, तो -3 हो गया। और फिर c बराबर 5। अब यहाँ फिर वैसे ही करना है हमें, 2x है, इसे उठा के इधर करते हैं तो 2x, ये पाई वाई जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा? -पाई वाई। और c की जगह कुछ नहीं दिया तो हम लिख सकते हैं +0 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ से तुलना करते हैं हम, तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। b बराबर कितना मिलेगा? -पाई मिल जाएगा। और c बराबर कितना दिया? 0 दिया। तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं तब उनकी कुल कीमत 440 रुपये है। इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो यहाँ हमें कुछ हल वगैरह नहीं करना है, सिर्फ रैखिक समीकरण के रूप में इन्हें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें चरों के रूप में मान लेंगे, उसके बाद रैखिक समीकरण के रूप में दर्शा देंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं हम। माना दिल्ली से आगरा के लिए लिए गए टिकट का मूल्य हम मानेंगे पहले, है ना, 2 टिकट ले रहे हैं तो टिकट का मूल्य बराबर ₹x है, ठीक। उसके बाद सेम इसी प्रकार तथा मथुरा के लिए लिए गए टिकट का मूल्य बराबर ₹5। अब यहाँ एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और उसके बाद आपने कहा कि मुझे 2 टॉफ़ी और 5 चॉकलेट्स चाहिए, ठीक है। तो 2 टॉफ़ी की और टोटल आपने पे किया उसे
मान लीजिए 50 रुपये, ठीक है। तो आपने लिया है 2 टॉफ़ी। यहाँ एक उदाहरण से हम समझते हैं, फिर इसे बनाते हैं हम इसे, ठीक है। तो आपने लिया है 2 टॉफ़ी और 5 चॉकलेट्स, ठीक। अब इनका टोटल मूल्य कितना है? 50 रुपये आपने पे किया है। तो अच्छा, 2 टॉफ़ी की कीमत हमें नहीं पता है और 5 चॉकलेट का, तो इसका मान लिया मैंने x और इसे मान लिया y। तो अगर इसका रैखिक समीकरण बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे? 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे प्लस 5 का मल्टीप्लाई y से करेंगे, तभी तो ये कितना होगा? 50 रुपये बनेगा। तो ये हमें रैखिक समीकरण मिल गया। बस इसी प्रकार से इसे भी बनाना है हमें। तो यहाँ आगरा के लिए कितने टिकट्स लिए थे? 2 टिकट लिए थे और उनका मूल्य कितना है? हमने माना है x। और इसी प्रकार मथुरा के लिए हमने कितने टिकट लिए थे? 3। तो उनका मूल्य कितना माना है? y। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 440। ये हो गया इसका रैखिक समीकरण। और लिख सकते हैं हम, यही अभीष्ट रैखिक समीकरण है। बस इतना ही करना था। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के दोगुने से 20 रुपये अधिक है, तब उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण रूप में दर्शाइए। चलिए यहाँ भी हमें चरों के रूप में मानना पड़ेगा पहले, पुस्तक का मूल्य और पेन का मूल्य। तो इसी से शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया है पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के दोगुने से 20 अधिक है। तो मान लेते हैं हम, माना पुस्तक का मूल्य बराबर ₹X है, ठीक। इसी प्रकार पेन का मूल्य बराबर ₹Y। प्रश्नानुसार x बराबर y लिख देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के दुगने से 20 अधिक है। अच्छा, ये जो है ये पुस्तक का मूल्य है ना, तो ये इससे कितना अधिक है? दोगुने से 20 अधिक है। लेकिन हमें समीकरण को बराबर करने के लिए किसे बराबर, मतलब किसे ज्यादा करना पड़ेगा? इसे ना संतुलित करने के लिए, दोनों पक्षों को संतुलित करने के लिए यहाँ दुगुना मुझे पेन के मूल्य को करना पड़ेगा और 20 किस में जोड़ना पड़ेगा? इसी में। तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। या इसे इस रूप में भी लिख सकता हूँ, x, इसे इधर लाता हूँ -2y, फिर इसे इधर लाता हूँ -20 इज इक्वल टू 0। ये बन गया एक रैखिक समीकरण। तो यही क्या है? एक अभिष्ट रैखिक समीकरण। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से समझा देता हूँ। यहाँ हमने क्या माना है? माना पुस्तक का मूल्य x रुपए है और पेन का मूल्य कितना है? y है। तो x बराबर y मैंने लिख दिया। लेकिन अब मुझे दोनों पक्षों को संतुलित करना है ना, क्योंकि यहाँ दिया है पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के दोगुने से 20 रुपये अधिक है। तो हमें किसे पेन के मूल्य को दुगुने से 20 अधिक है करेंगे, तभी तो पुस्तक के मूल्य के बराबर हो पाएगा। तो बस यही किया है मैंने, ठीक है। तो यह हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ इस प्रकार का जब भी प्रश्न दिया होता है तो हम सबसे पहले वर्तमान आयु को मानते हैं। तो वर्तमान आयु को हम चरों में मान लेंगे, फिर 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, अर्थात मान लीजिए अभी का आपका जो प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर है। तो 5 वर्ष पूर्व आपकी एज कितनी थी? 10 साल थी।
15 में हमने 5 को माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार से अगर नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। तो वही लिखना है हमें। तब नूरी की, पहले 5 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं, तब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर y माइनस 5 वर्ष। तो ये हो गया। अब फिर प्रश्नानुसार जो भी कह रहा है वो कर लेते हैं। प्रश्नानुसार अब यहाँ दे रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम मान के चलते हैं कि दोनों की एज बराबर थी। x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके हिसाब से इसे संतुलित कर लेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। लेकिन हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए 3 गुना कैसे करना पड़ेगा, सोनू की आयु को करना पड़ेगा, तभी तो समीकरण संतुलित हो पाएगा ना, दोनों पक्ष संतुलित होंगे। तो 3 गुना इधर कर दिया मैंने, तो ये पक्ष संतुलित हो गया। अब इसे सरल कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y को इधर भेज देते हैं और 5 को इधर भेज देते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और ये इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और यही आपका उत्तर दिया है। अब चाहे तो आप माइनस 10 को इधर लाके x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यही क्या है, अभिष्ट रैखिक समीकरण है। यही अभिष्ट रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण। तो ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऑटो रिक्शा के किराए के रूप में पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए तथा उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 8 रुपए है। यदि x किलोमीटर की दूरी के लिए y रुपए का किराया दिया गया हो तो उक्त कथन को निरूपित करने वाला समीकरण लिखिए। तो जो जो दिया है पहले उसे नोट करते हैं, फिर हम रैखिक समीकरण बनाते हैं। दिया है पहले किलोमीटर का किराया, ये दिया है ₹10 और शेष दूरी का किराया, शेष दूरी का किराया बराबर ₹8। ठीक है। और क्या दिया है, दिया है कि कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर है, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर और शेष और कुल किराया जो दे रहा है, यदि x किलोमीटर की दूरी के लिए ₹y का किराया दिया गया हो तो कुल किराया कितना दे रहा है, कुल किराया बराबर ₹y, इतना हो गया। अब अगर कुल किराया बराबर क्या हो जाएगा, एक समीकरण अगर बनाना हो हमें, कुल किराया बराबर होगा पहले किलोमीटर का किराया, पहले किमी का किराया प्लस शेष दूरी का किराया, यही होगा ना, कुल किराया बराबर शेष दूरी का किराया, इतना होगा। अब यहां हमें शेष दूरी तो ज्ञात नहीं है, शेष दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम शेष दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही तो शेष दूरी का किराया ज्ञात करेंगे। तो शेष दूरी बराबर, देखिए पहले किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर अर्थात x में मैं -1 कर दूं तो शेष दूरी मुझे ज्ञात हो जाएगी।
टोटल दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। x किलोमीटर में अगर -1 करूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, शेष दूरी मिल जाएगा। तो शेष दूरी बराबर कितना हो जाएगा, x - 1 किलोमीटर। तो किराया कितना हो जाएगा शेष दूरी का, शेष दूरी का किराया बराबर, अब देखिए जो पहले किलोमीटर का किराया था वो कितना था, 10 था, और शेष दूरी का किराया कितना लग रहा है, 8। तो 8 में यदि x - 1 का गुणा कर दूं तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, शेष दूरी का किराया x - 1। तो यहाँ इसे सरल कर लेते हैं, 8x - 8, ये मिल गया मुझे शेष दूरी का किराया। ठीक है, अब चलिए अगले पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर दिया है, अतः कुल किराया कितना हो जाएगा, अतः कुल किराया, अब भी हमने बनाया था एक ना, लिखा था ये, कुल किराया बराबर पहले किलोमीटर का किराया प्लस शेष दूरी का किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया तो हमें पता है कितना है, 10 है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 8x, शेष दूरी का किराया कितना आया था, 8x - 8, तो 8x - 8 इज इक्वल टू, अब इसे सरल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये कुल किराया कितना है, y है ना, ये शुरू में ही दिया है, कुल किराया कितना है, y है, यहाँ हमने माना, यहाँ लिया है, तो x बराबर लिख सकते हैं 10 में से 8 गया तो 2 प्लस 8x, या y बराबर 8x + 2, यही हो गया इसका समीकरण, यही अभिष्ट रैखिक समीकरण है, यही अभिष्ट रैखिक समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, किराए पर पुस्तक देने वाला एक पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क तथा उसके बाद प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है। आरुषि ने एक पुस्तक के 7 दिनों के लिए 37 रुपए दिए। यदि निश्चित शुल्क x रुपए तथा प्रतिदिन का शुल्क y रुपए हो तो उपयुक्त कथन को निरूपित करने के लिए एक रैखिक समीकरण लिखें। अब यहाँ हमें कुछ भी मानना नहीं है, पहले से दिया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था सब कुछ पहले से, वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। दिया है निश्चित शुल्क बराबर ₹x और प्रतिदिन का शुल्क बराबर ₹y। अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाला पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क, एक निश्चित मतलब फिक्स्ड रेट तो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 दिन से ज़्यादा बुक रखते हैं तो उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से वो अतिरिक्त शुल्क जो भी लेता है वो लेने लगता है। मान लीजिए निश्चित शुल्क 10 रुपये है, ठीक है। अब उसके बाद अतिरिक्त शुल्क, आप 3 दिनों के लिए तो पुस्तक रख लिया तो 10 रुपये उसने ले लिया फिक्स्ड रेट, ठीक। उसके बाद जैसे ही 3 दिन क्रॉस होता है उसके बाद आपसे कुछ रुपए वो और लेने लगता है अतिरिक्त, ठीक। तो अब यहाँ सीधे सीधे दिया है कि आरुषि ने एक पुस्तक को 7 दिनों के लिए 37 रुपए दिए ना, 7 दिन, अर्थात जो 3 दिन अगर 7 दिनों में से मैं निकाल दूँ तो x निकल जाएगा, है ना। तो बाकी का बचा क्या, 4 बचा, तो 4 का अगर y में मैं गुणा करूंगा तभी तो 37 रुपए होगा टोटल। तो बस यही करना है मुझे। तो प्रश्नानुसार क्या अभिष्ट समीकरण बन जाएगा, x + 4y = 37, बस इतना ही। x तो निश्चित था ना, 3 दिन, और 4 दिन के जो एक्स्ट्रा शुल्क ले रहा है वो कितना है, y रुपए है, तो इसका गुणा करेंगे तभी तो 37 आएगा। तो ये बन गया, यही अभिष्ट समीकरण है, यही अभिष्ट समीकरण है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के दोगुने में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है, तब उपरोक्त कथन के लिए रैखिक समीकरण लिखिए, साथ ही इसका एक हल ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। अब हम पहले तो इन्हें चर के रूप में मान लेंगे। अगर एक चर आ रहा है तो उसका जो हल मिलेगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा,
अर्थात एक ही हल मिलेगा, ठीक है। अगर दो होगा तो उसके अलग अलग हल मिलेंगे। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार किसी संख्या के दोगुने में से 7 घटाने पर, अर्थात ये संख्या है उसके दोगुना करो तो 2x हो जाएगा, और इसमें अगर 7 घटा दूं तो कितना मिल रहा है, 69 मिल रहा है। यही हो रहा है। अब इसे हल कर सकते हैं, देखते हैं। 2x माइनस 7 को इधर भेजते हैं तो 69 प्लस 7 हो जाएगा। 2x बराबर कितना मिल गया, 76। तो x बराबर कितना मिला हमें, ये डिवाइड हो जाएगा, 76/2 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा 38। तो x बराबर कितना मिल गया, 38। एक ही उत्तर प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका हल क्या होगा, केवल एक होगा या अद्वितीय होगा। इसका हल अद्वितीय या केवल एक होगा। तो यहां अगर एक हमें मिले, एक चर को अगर हम हल करें, एक चरी वाले समीकरण को हल करें, तो वो हमेशा क्या होगा, एक ही हल हमें मिलेगा। इससे क्या बोलते हैं, अद्वितीय या यूनिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचना के लिए रैखिक समीकरण दर्शाइए। अब यहां भी हमें मानना पड़ेगा पहले, माना भिन्न, या अंश और हर भी मान सकते हैं, भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई अपॉन, और हर में एक घटा दिया जाए तो y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है ना। तो ये प्राप्त हो रहा है। अब इसे सरल कर लेते हैं, तो और इसे रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस 1 और y माइनस 1 का अगर x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 और y माइनस 1 का अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाता है। अब फिर हमें क्या करना है, y को इधर ले जाना है और इसे इधर ले जाना है। तो x ये प्लस में है, इधर आके माइनस y, और ये प्लस में है, इधर आके माइनस। तो -1 पहले से और फिर एक और -1 आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस माइनस जुड़ेगा, सेम साइन जुड़ता है, तो -2 आ गया। तो यही क्या हो गया हमारा। चाहे तो इसे भी इधर लाके इज इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं। यही अभिष्ट समीकरण है। अभिष्ट समीकरण है। तो आज के लिए ये आखिरी प्रश्न था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में जल्दी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।